तो आज की ये क्लास है आपकी सीएमए फाउंडेशन पेपर नंबर 3, है ना। पेपर नंबर 3 जो है वो आपका है फंडामेंटल ऑफ लॉ एंड एथिक्स। इट इज फंडामेंट, कुछ बात कर, ठीक है। फंडामेंटल ऑफ लॉ एंड एथिक्स, इट इज पेपर नंबर 3 ऑफ योर सीएमए फाउंडेशन, ठीक। तो यस, लॉ आपके सीएमए फाउंडेशन के लिए ऑल टुगेदर नया सब्जेक्ट है। आप लोग सभी बीकॉम फर्स्ट ईयर में हैं, आप सेकंड ईयर में हैं। ओके, आप लोग दोनों, हाँ नहीं, आपसे पीछे वालों से पूछ रही हूँ, आप सेकंड ईयर में हैं, ठीक है। तो लॉ पढ़ा थोड़ा बहुत बीकॉम फर्स्ट ईयर में, 1 वीक वाला पढ़ा था, ऐसा भी ना 1 वीक वाला। अच्छा, प्रमोट होके आए हैं अपने तो, ठीक है। थोड़ी बहुत किताबें देखी थी, कॉलेज ही नहीं गए, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। सो गुड आफ्टरनून चेतन, ध्रुव, हर्ष, काव्या, मिशिका, मुस्कान, नेहा, निखिल, राहुल, संजय। आज हम सब शुरू करने जा रहे हैं आपका सीएमए फाउंडेशन पेपर नंबर 3। यहां नहीं है सेक्शन। अच्छा जी, हाँ लीजिए। फंडामेंटल्स ऑफ लॉ एंड एथिक्स, आपका 100 मार्क्स का पेपर रहेगा, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पेपर है, बहुत स्कोरिंग पेपर है। अगर हम पास रिकॉर्ड्स की बात करें तो जो डीसीसी से सीएमए फाउंडेशन लॉ पेपर में जो हाईएस्ट मार्क्स स्कोर हो चुके हैं वो है 98, ठीक। 98 आउट ऑफ 100 मार्क्स स्कोर किए हुए हैं स्टूडेंट्स ने। तो हम उम्मीद करते हैं कि जब कोई और 98 स्कोर कर सकता है तो यू कैन अचीव अप टू 100, ठीक है। As far as I am concerned, I am CA Sonal Sabu, director of Dhruv Coaching Classes. I am a practicing chartered accountant and by passion I am an educator, coach. Okay, so मैं आपका ये सब्जेक्ट लेने वाली हूँ CMA फाउंडेशन का लॉ पेपर। सबसे पहले आज की क्लास में हम बात करेंगे कोर्स कंटेंट के बारे में, क्योंकि किसी भी पेपर को शुरू करने से पहले सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली हम पढ़ने क्या वाले हैं। ओके, जैसे आपका मॉड्यूल आपको इंग्लिश में मिलेगा, ठीक है, नोट्स आपको इंग्लिश में मिलेंगे, लेकिन पढ़ेंगे हम ऐसे ही जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं, ठीक। तो बिल्कुल हार्डकोर इंग्लिश भी नहीं होगी, बिल्कुल हार्डकोर हिंदी भी नहीं होगी। कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्ट्रैक्ट बोलूंगी, अनुबंध नहीं बोलूंगी, बट पूछेंगे तो वो भी बोलूंगी, ठीक है। तो जैसे हम बात कर रहे हैं वैसे पढ़ेंगे, तो वो हिंदी इंग्लिश का कोई किसी तरीके की कोई समस्या आपको नहीं आने वाली है, ठीक। तो आज सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस फंडामेंटल ऑफ लॉ एंड एथिक्स के पेपर में हम पढ़ने क्या वाले हैं, क्या क्या चीजें हम कवर करेंगे, ठीक। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम क्या क्या कवर करेंगे। हम इसमें पढ़ने वाले हैं हमारे 4 लॉज, ठीक, 4 लॉज हम इसमें पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला लॉ जो हम कवर करेंगे दैट इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ठीक है। अच्छा एक सेकेंड, हाँ, जो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स हैं आपको मैंने अलाउ कर रखा है, आप अपने आप को अनम्यूट करके मुझसे बात कर सकते हैं।
आप दूर बैठे हैं बट मैं कोशिश करूंगी कि आपको वो पास वाली फीलिंग देने की कोशिश करूं। तो किसी भी तरीके का कोई डाउट है, यू जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ, स्पीक अप, बात कीजिए और वापस अपने आप को म्यूट कर लीजिए। ओके, तो सबसे पहला लॉ जो हम पढ़ेंगे वो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 और ये हमारा कवर करेगा 40%। 40% मतलब 100 मार्क्स में से 40 मार्क्स का हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है। जो दूसरा लॉ हम कवर करेंगे वो है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 हम कवर करेंगे और हमारा उसका वेटेज है 20%, यानी 20 मार्क्स जो है वो इन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट को दिए गए हैं। जो तीसरा हमारा एक्ट हम पढ़ने वाले हैं वो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 हम पढ़ने वाले हैं और उसका वेटेज है 10%, मतलब 10 मार्क्स का। और जो सबसे आखिरी है वो है एथिक्स, और एथिक्स हमारा कवर करेगा 30 मार्क्स का, 30% हमारा कवर करेगा। 40 नंबर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, 20 नंबर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, 10 नंबर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट और 30 नंबर एथिक्स। ये मार्क्स बाइफर्गेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को पढ़ें तो आपके दिमाग में भी ये फोकस होना चाहिए कि ये 40 नंबर हमको देगा। ठीक है, तो आप भी ये मार्क्स बाइफर्गेशन आप नोट कर लीजिए, मार्क्स बाइफर्गेशन आप भी नोट कर लीजिए। जब नोट करेंगे तो मुझे बता देंगे कि डन। डन, विकास डन। ओके, बढ़े आगे। चलिए, तो अब हमने ये बात की कि हमारे इस पेपर में हम 3 लॉज को हम कवर करने वाले हैं और चौथा कंटेंट हमारा एथिक्स का रहेगा। ठीक है जी, ओके। तो अब अगली बात कि व्हाट वुड बी द पेपर पैटर्न। हम पेपर पैटर्न की बात करेंगे कि जब हम पढ़ेंगे तो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे, हमें पढ़ना किस तरीके से है। तो लॉ का पेपर आपके लिए स्कोरिंग इसलिए है क्योंकि दिस इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ABCD आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे जहां पे आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। ठीक, कहते हैं ना हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, ठीक, अच्छा और बुरा। तो अच्छा ये है क्योंकि 4 ऑप्शंस मिलेंगे, ABCD 4 ऑप्शंस आपको मिलेंगे। ठीक है, और बुरा ये क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं तो आपको इन डेप्थ पढ़ना पड़ेगा, फोकस के साथ पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मॉड्यूल के किसी भी जगह से 4 ऑप्शंस आपको क्रिएट करके दिए जा सकते हैं। ठीक है, हाँ, एज ऑन डेट, आज के डेट में इंस्टीट्यूट से जो गाइडलाइंस है वो यही पेपर पैटर्न है। हाँ हाँ, जो आज एज ऑन डेट गाइडलाइन है वो यही है कि इसी तरीके का ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर एग्जाम में आने वाला है। और
दिस इज द ब्यूटी ऑफ द इंस्टीट्यूट, लास्ट मिनट पे वो कुछ चेंज कर दें तो वो तो मेरे और आपके बियॉन्ड कंट्रोल है। बट आज हम अभी जो हम पढ़ाई करेंगे, जो स्ट्रैटेजी बनाएंगे, वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के हिसाब से बनाएंगे। ठीक है, देखिए सीएमए फाउंडेशन, नाम ही फाउंडेशन है और ये आपकी सीएमए जर्नी का आधार है। क्यों बोलते हैं इसको आधार, यानी फर्स्ट लेवल को फाउंडेशन क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो भी आप यहाँ पर फाउंडेशन लेवल पे पढ़ने वाले हैं वो आपके इंटर में भी आएगा और फाइनल में भी आएगा। यानी जो एक्ट, जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट या सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट या नेगोशिएबल या एथिक्स, जो आप फाउंडेशन में पढ़ रहे हैं वो, और इससे एडवांस लेवल आपके इंटर में भी आने वाला है। और वहां पर जो है वो आपके केस स्टडीज आती है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, आपको सिचुएशन बना के दे दी जाएगी और आपको वहां जवाब लिखना पड़ेगा। तो ये आपको बहुत फोकस के साथ अभी पढ़ना है ताकि जब आप इंटर में आए तो वहां पे आपको दिक्कत नहीं आए। क्योंकि अगर सीएमए फाउंडेशन छोटे मियाँ है तो सीएमए इंटर बड़े मियाँ। देखिए छोटे मियाँ बड़े मियाँ, देखिए, हाँ ठीक है, तो ये छोटे मियाँ हैं और वो बड़े मियाँ है। तो सीएमए इंटर उस्ताद है। बहुत ध्यान से, बहुत फोकस के साथ यहाँ पढ़िएगा ताकि आगे आने वाले सालों में आपको परेशानी नहीं हो। ठीक, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे। पढ़ने का पैटर्न, आपके पास नोट्स रहेंगे। दिस इज प्रिंटेड नोट्स ऑफ डीसीसी, ध्रुव कोचिंग क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड के आपके प्रिंटेड नोट्स हैंडी रहेंगे आपके पास, बेस्ड ऑन ICMAI स्टडी मटेरियल। ठीक है, ICMAI का स्टडी मटेरियल उसका बेस रहेगा, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने जो कंटेंट आपके कोर्स में कवर करके दिया है सीएमए फाउंडेशन, ना हम उससे एक स्टेप पीछे जाएंगे ना एक स्टेप आगे, बस वही हमारी धुरी है। और सीएमए फाउंडेशन के लॉ के स्टडी मटेरियल का 100% कवरेज हम यहां पे क्लास में करेंगे। इसके साथ ठीक, आपको हर टॉपिक के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी। ठीक है, हर टॉपिक के बाद आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी। क्वेश्चन प्रैक्टिस मतलब आपके नोट्स में हर टॉपिक का क्वेश्चन बैंक है। आपके नोट्स में हर टॉपिक का क्वेश्चन बैंक है। इसके साथ साथ आपके सीएमए इंस्टीट्यूट का जो स्टडी मटेरियल है, यानी जो किताब आपको सीएमए इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करेगा, ठीक है, वहां पर भी बहुत बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। आप मान के चलिए 300 से 400 500 तक क्वेश्चंस हैं। तो नोट्स का क्वेश्चन बैंक हम क्लास में कवर करेंगे, साथ में हम सीएमए स्टडी मटेरियल का भी क्वेश्चन बैंक क्लास में कवर करेंगे। और क्या कवर करेंगे? जो प्रीवियस एग्जाम्स के पेपर होंगे, प्रीवियस एग्जाम्स पेपर मतलब हाँ, सीएमए इंस्टीट्यूट के जो पिछले एग्जाम्स हो चुके हैं वो भी हम यहां पे कवर करेंगे। ठीक है, यानी मेरी कोशिश ये रहेगी कि एज फार एज दिस लॉ पेपर इज कंसर्न 100% कवरेज आप यहां पर करके जाएं। अब यहां पे करके जाएं मतलब मेरी मेहनत ज्यादा, आपकी मेहनत कम, लेकिन थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। करना क्या है, पढ़ने का तरीका क्या है? हमारा R4 फॉर्मूला काम करेगा। क्या है ये R4 फॉर्मूला? दिस इज R नहीं बोलते, R4 नहीं, R3 बोलते हैं। रीड। रीड स्टैंड्स फॉर, क्लास में जब मैं पढ़ा रही हूं तो आप फोकस के साथ, अटेंशन के साथ मेरे साथ यहां बने रहेंगे। मतलब अपनी दुनिया में नहीं खोना है, भावनाओं में नहीं बहना है। ठीक है, इमोशनल हो जाते हैं ना अपन, ऐसे नहीं होना है। तो मेरे साथ यहां पर बने रहेंगे। रीड मतलब क्लास में पढ़ना है और प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ उसे समझना है। रिपीट, और क्या करना है, जब मैं रिवाइज कराऊं तो मेरे साथ रिवीजन करना है, और जितना मैं क्लास में पढ़ाऊं उतना घर जाके पढ़ना है, बस उतना, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। जितना क्लास में हम पढ़ा रहे हैं उतना आप घर जाके पढ़ लीजिए। इट विल टेक यू हार्डली 20 to 25 मिनट्स, मैक्सिमम है 25 मिनट। तो 20 मिनट में भी आप जो हम क्लास में कवर कर रहे हैं वो घर पे जाके रिवाइज कर सकते हैं। तो रिवाइज किसको करेंगे?
जब कंसेप्ट को समझेंगे तो सबसे पहले रीड करना है और उसके बाद रिपीट करना है। और जब रीड करेंगे और रिपीट करेंगे तो क्या कर पाएंगे? रेफर मतलब एग्जाम में उन कंसेप्ट को, उस रिवीजन को, उस प्रैक्टिस को रेफर कर पाएंगे, अपने ज्ञान की गंगा वहां पे काम ले पाएंगे। दिस इज रीड, रिपीट, रेफर, दिस इज कॉल्ड R3। और अगर आपने ये R3 फॉलो नहीं किया तो फिर R4 हो जाएगा, मतलब रायता फैल जाएगा। तो रायता नहीं फैलाना है ना। रीड करना है, रिपीट करना है, रेफर करना है। ठीक, ये लॉ बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, छोटा सा है, पढ़ने में मजा आएगा और स्कोरिंग भी बहुत है। ठीक, तो ये हमारा पढ़ने का पैटर्न रहेगा। इसमें किसी को कोई डाउट है? अभी तक मैंने जो बात की उसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है, कोई कुछ क्वेरी, कुछ पूछना चाहता है तो प्लीज आस्क। कुछ नहीं? ठीक, क्वेश्चन पूछने के मामले में कंजूस नहीं बनना है। कैसा बनना है? बड़े दिल वाला। बड़े दिल वाला समझते हैं? हाँ, तो बड़े दिल वाला बनना है, मतलब आराम से बिंदास होके क्वेश्चन पूछिए। एक बार पूछिए, 4 बार पूछिए, 5 बार पूछिए। ठीक है, योर डाउट्स आर मोस्ट वेलकम, बट अपने सवालों को अपने साथ कैरी नहीं करना है। और पड़ोसी से तो बिल्कुल नहीं पूछना है, वो डुबोएगा। पड़ोसी हमेशा चाहता है मैं मेरी वाली मिठाई इसको खिलाऊं, कभी नहीं चाहता कि ये वाली मिठाई मैं खाऊं। आप भी ऐसा ही चाहते हैं ना? अपनी वाली मिठाई खिलाने में ज्यादा खुश होंगे कि दूसरे की खाने में? नहीं, ये तो सुपरफिशियल है, ये ऊपर ऊपर वाली बात है। ठीक है, अपनी वाली खिलाने में ही ज्यादा खुश होते हैं। बोले खुशी खुशी में तेरी वाली भी खाएंगे, बट अपनी वाली खिलाने में ज्यादा खुश होते हैं। ठीक, तो पढ़ाई के मामले में थोड़ा सेल्फिश होना चलता है। चलिए, तो पहला एक्ट जो हम कवर करने वाले हैं वो हम कवर करने वाले हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ठीक है, ये एक तरीके का लॉ है। 2 तरीके के लॉ होते हैं, एक होता है क्रिमिनल लॉ और एक होता है सिविल लॉ। ठीक, तो ये जो बिजनेस लॉ है, जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, ये भी उस सिविल लॉ का ही पार्ट है। एंड दिस इज ओल्डेस्ट बिजनेस लॉ। ओल्डेस्ट बिजनेस लॉ मतलब इंडिया में अगर हम बात करें तो ये सबसे पुराना बिजनेस लॉ है, जो कि बहुत काम आता है हर उस व्यक्ति के जो कि डे टू डे बिजनेस करता है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो ये हमारी जर्नी शुरू होती है कितने नंबर के लिए? 40 नंबर के लिए। और हमारी इस जर्नी का, हमारी इस मूवी का हीरो कौन है? कॉन्ट्रैक्ट। हमारी मूवी का हीरो कौन है? कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो सारी चीजें किसके आसपास घूमेगी? कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट। हीरोइन का अफेयर भी किससे? हीरो से। कॉन्ट्रैक्ट से नहीं, हीरो से। विलन बताओ, हाँ, मतलब विलन भी किससे लड़ाई करेगा? हीरो से। तो सारी चीजें किसके आसपास? हीरो के आसपास, कॉन्ट्रैक्ट के आसपास। ये हमारी मूवी का हीरो है। हाँ, हीरो है। ठीक है, वो भी आएगी, वो भी आएगी। ठीक है, चलिए, तो इस कॉन्ट्रैक्ट को समझने के लिए, ठीक है, आज हमारा थोड़ा सा समय कम है क्योंकि वो निखिल सर की क्लास एक्सटेंड हो गई। एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुना रही हूं और कंसेप्ट के ऊपर, उस कहानी के बेस पे कंसेप्ट के ऊपर हम कल बात करेंगे। ठीक है, तो हमारी कहानी में एक है बंटी और एक है बबली। ठीक है, बबलू और बबली भी ले सकते थे, बट क्योंकि अभी बंटी एंड बबली ट्रेंड में है तो फिर उन्हीं को ले आते हैं, बंटी एंड बबली। ठीक है, तो बंटी एंड बबली। अभी ये जो बंटी हैं, ही वॉन्ट्स टू सेल अ कार। ठीक है, और ये कहानियां आपके मॉड्यूल में हैं। हम उस कहानियों को तरह तरीके से आपके सामने रखेंगे, रेफर करेंगे, सो दैट दिस जर्नी वुड बी इंटरेस्टिंग फॉर यू। ठीक है, तो बंटी जो क्या करना चाहते हैं, ही वॉन्ट्स टू सेल अ कार। एक कार बेचना चाहते हैं। मनाही है? नहीं, बंटी की मर्जी, वो कुछ भी कर सकते हैं। कार चुरा भी सकते हैं और कार बेच भी सकते हैं। तो यहां पे बंटी एक कार बेचना चाहते हैं। और कितने में? ठीक है, चलो 4 लाख में। बंटी ने क्या बोला? बंटी ने बबली को बोला कि बबली, मैं तुम्हें एक कार बेचना चाहता हूं। कितने रुपए में?
4 लाख रुपए में। ठीक है, तो ये बंटी जिन्होंने प्रपोजल रखा किसके सामने, बबली के सामने। ठीक है, तो बंटी कौन हो गए हमारे, ऑफरर, प्रपोजल देने वाले, ऑफर करने वाले, ऑफरर कह दूं इन्हें। ठीक, बंटी ने बबली के सामने क्या रखा, एक ऑफर रखा, या क्या रखा, एक प्रपोजल रखा। ठीक है, अब क्योंकि बबली के सामने ऑफर रखा गया तो बबली कौन हो गई, ऑफरी। बबली कौन हो गई, ऑफरी। ऑफर देने वाला क्या हो गया, ऑफरर, और जिसको ऑफर दिया वो हो गई ऑफरी। ठीक है, अब बंटी ने बबली को बोला कि बबली देखो मैं 4 लाख रुपए में तुम्हें कार बेचना चाहता हूं। बबली ने क्या कर लिया, बबली भोली थी, बबली मासूम थी, तो बबली ने क्या किया, ऑफर को कर लिया एक्सेप्ट। ऑफर को क्या कर लिया, एक्सेप्ट, कि ठीक है मैं 4 लाख रुपए में कार खरीद लूंगी। लेकिन बोला, बबली ने बोला ये जो कंसीडरेशन है, कंसीडरेशन समझते हैं, कार बेचने के बदले में जो पैसा तय हुआ 4 लाख रुपए, कंसीडरेशन कब देगी, आफ्टर 15 डेज। ठीक है, कंसीडरेशन कब देगी, 15 दिन के बाद देगी। ठीक है, अब बंटी बड़े उनको लगा कि बबली बड़े भरोसे की है, भोली है, मासूम है, तो उन्होंने क्या कर दिया, कार का पोजेशन किसको दे दिया, बबली को। कार का पोजेशन दे दिया बबली को, क्योंकि कंसीडरेशन कब मिलेगा, 15 दिन के बाद। हो गए 15 दिन। ठीक है, गए बंटी भैया बबली के पास कि भाई बबली तुमने वादा किया था, निभाना पड़ेगा, लाओ 4 लाख रुपए दो। ठीक, बबली ने क्योंकि पहले ऑफर एक्सेप्ट किया था तो बबली कितना पैसा देने के लिए लायबल है, लेकिन गुगली हो गई। ये जो बबली जो भोली और मासूम दिख रही थी, बिल्कुल भोली और मासूम नहीं है, ये बहुत तेज तर्रार है, इन्होंने मना कर दिया। ठीक है, बोले मैं कोई पैसे वैसे नहीं देती, कर ले जो करना है, देखा जाएगा। अब ये बबली थोड़ी बुली टाइप है, बंटी भैया डर गए, अब क्या करें, वो 2-4 घूसे और जमाएगी अगर जबरदस्ती की तो कार लेने की। तो मतलब बोले यार ये क्या हुआ, ये तो ये बंटी बिल्कुल हैरान हो गए, निराश हो गए, परेशान हो गए कि मेरी तो कार भी चली गई और मुझे तो पैसा भी नहीं मिला, अब क्या करें। भोले के कौन होते हैं, भगवान। भोले के कौन होते हैं, भगवान। तो अब बंटी है, बंटी का काम कौन निकालेगा। बंटी गए कोर्ट के पास, बंटी गए कोर्ट के पास और कोर्ट में जाके बोला मैंने बबली को ऑफर दिया था, बबली ने मेरा ऑफर एक्सेप्ट किया था, और अब जो बबली है वो क्या कर रही है, मना कर रही है पैसे देने से और मेरी कार भी ले ली। अब तो आप ही कुछ करो जज साहब। कोर्ट में क्यों गए, क्योंकि बंटी ने जो बबली को ऑफर दिया था और बबली ने जब ऑफर एक्सेप्ट किया था तो दोनों के बीच में क्या हो गया था, हो गया था ना अग्रीमेंट, अग्रीमेंट हो गया था। और इस अग्रीमेंट में कंसीडरेशन था या नहीं था, था। अग्रीमेंट में क्या था, कंसीडरेशन था। और अग्रीमेंट में क्योंकि कंसीडरेशन था तो दोनों के बीच में क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ। अब इस कॉन्ट्रैक्ट को जब कोर्ट में लेके गए तो कोर्ट ने दोनों की बात सुनी, सुनवाई की, और कोर्ट ने क्या किया, इस कॉन्ट्रैक्ट को लॉ के, हिंदी में लिख देती हूं इजी होगा, लॉ के द्वारा एनफोर्स किया। यानी इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या किया गया, लॉ के द्वारा एनफोर्स किया गया। और एनफोर्स करके कोर्ट ने बबली को क्या बोला, चुपचाप 4 लाख रुपए दे दो नहीं तो जेल के अंदर। यानी जब बबली ने ऑफर दिया था और जब बंटी ने ऑफर दिया था और बबली ने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया था तो दोनों के बीच में क्या हो गया, अग्रीमेंट। और इस अग्रीमेंट में दोनों को फायदा था या नहीं था, था ना। बंटी को क्या फायदा था, बंटी को फायदा था पैसा मिलेगा, और बबली को क्या फायदा था,
कार मिलेगी। यानी जब एग्रीमेंट हुआ तो एग्रीमेंट में दोनों को कुछ ना कुछ मिल रहा था, बंटी को पैसा मिल रहा था, बबली को कार मिल रही थी। तो जब कोई भी एग्रीमेंट होता है और उस एग्रीमेंट में कंसिडरेशन होता है तो हम उसको क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्ट। और जब ये कॉन्ट्रैक्ट लॉ के द्वारा एनफोर्स होता है, ठीक है, जब ये एग्रीमेंट लॉ के द्वारा एनफोर्स होता है तो कोर्ट का इन्वॉल्वमेंट होता है और कोर्ट डिसीजन देता है, ठीक है। तो यहां पे खास बात क्या है? खास बात यह है, एक लाइन लिखेंगे और बाकी की चर्चा हम कल करेंगे। अगर एग्रीमेंट नहीं बना है तब बात ही खत्म। बात ही खत्म मतलब अगर मैंने ऑफर दिया और आपने एक्सेप्ट ही नहीं किया तो मेरे और आपके बीच में कोई रिलेशन ही नहीं। अभी हम बात करेंगे अग्रीमेंट का। यहां पे मतलब क्या है? सहमति। यहां पे अग्रीमेंट का मतलब क्या है? सहमति, ठीक है। तो एक लाइन लिख लीजिए, agreement which are enforceable by law। आज की क्लास का टेक अवे, एग्रीमेंट्स विच आर एनफोर्सिएबल बाय लॉ, वो अग्रीमेंट्स जो कि लॉ के द्वारा एनफोर्स किए जाते हैं या किए जा सकते हैं, हम उन्हें प्यार से क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्ट्स। बस आज के लिए इतना। कोई भी एग्रीमेंट जो लॉ के द्वारा एनफोर्स किया जा सकता है उसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट। लॉ के द्वारा एनफोर्स होने का मतलब जिस भी पार्टी ने गड़बड़ की, अभी यहां गड़बड़ किसने की? बंटी ने या बबली ने? बबली ने गड़बड़ की। तो दूसरी पार्टी कौन है? काउंटर पार्टी कौन है? बंटी। बंटी अगर उस कॉन्ट्रैक्ट, उस अग्रीमेंट को कोर्ट में लेके जा सकता है तो हम इसे कहेंगे एनफोर्सिएबल बाय लॉ। अगर कॉन्ट्रैक्ट की दोनों पार्टीज में से कोई भी एक पार्टी कोर्ट में जा सके तो उस इंटेंशन को हम क्या कहेंगे? एनफोर्सिएबल बाय लॉ। तो आज की क्लास का टेक अवे एक ही लाइन, क्या? एग्रीमेंट जिसको कि लॉ के द्वारा एनफोर्स किया जा सके वो कॉन्ट्रैक्ट। अगर कोई, जैसे मैंने आपको कहा कि मैं कल आपको समोसा खिलाऊंगी, आपने बोला बढ़िया खिलाना, ठीक है। अब नहीं खिलाया तो क्या करोगे? कोर्ट में जाओगे? नहीं। यानी वो जो सहमति थी क्या वो एनफोर्सिएबल बाय लॉ है? नहीं। हम केवल उन्हीं एग्रीमेंट्स को कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं विच आर एनफोर्सिएबल बाय लॉ। नहीं तो ऐसे तो फिर बोले ये तो हर बार ही बोलता है बर्थडे पार्टी दूंगा, लेके तो कभी जाता ही नहीं, इसको लेके जाओ कोर्ट में, है ना। तो केवल वही अग्रीमेंट विच आर एनफोर्सिएबल बाय लॉ, ठीक।